दोस्तों, बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट ने काफी चौंका दिया है और सोचने पे मजबूर कर दिया है कि बिहार की जो स्थिति है वास्तव में क्या है। जो देखने से कुछ पता नहीं चलेगा, जब आप बाहरी अंदाजा लगाओगे तो आपको कुछ और लगेगा, लेकिन जब वो धरातल पे किसी चीज का वहां जब होता है, उसका रिजल्ट आता है, वो कुछ और होता है। और यही खासियत है बिहार वासियों की कि भैया जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो किसी को पता चलता नहीं है। हालांकि अगर आप इसके एग्जिट पोल का रिपोर्ट दें तो उसमें सारा सब बताया जा रहा था कि जो बीजेपी के साथ जो गवर्नमेंट है, जेडीयू बीजेपी किसकी सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के नकार रहे थे विपक्ष लोग कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब इस पे कई सारे आरोप लग रहे हैं, उसकी तो एक अलग बात है। क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि ईवीएम हैक था, आरजेडी का कई सारे पर्चा बाहर फेंका हुआ निकला। ये क्या, अब वो अफवाह है या सच है ये तो जांच की विषय है, लेकिन ज्यादातर मुझे ये लग रहा है कि ये अफवाह ही है, ऐसा कुछ वाहियात खबर है ये। तो मैं अब आपको ये बताऊं कि बिहार के जनता जो है वो कितना जागरूक है, उसे पता है होता है कि कहाँ वो क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा जन स्वराज की, जो डिजिटल सोशल मीडिया पे हीरो निकले, लेकिन धरातल पर जब आया, इलेक्शन के रिजल्ट में आया, तो वहां पे जीरो निकले। आखिर ये ऐसा चूक कहां से हो गया जन स्वराज के? जो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि मैं बिहार में एक उभरता हुआ सितारा निकल के आऊंगा, एक नायक बन के आऊंगा, वो नायक तो नहीं बन सके, फिसड्डी साबित हो गए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि दिल्ली की तरफ मैं भी अरविंद केजरीवाल जैसा बाहर निकलूंगा। और जिस तरीके से उसका शोर था, जोर था सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे, इधर न्यूज पे, जितना उसको रन टाइम मिल रहा था, हर न्यूज वाले उसको प्रमोट कर रहे थे, तो लग तो रहा था कि भैया ये होगा। तो इससे एक चीज समझ में आया कि भैया डिजिटली प्रेजेंस, एजुकेशनली प्रेजेंस अलग चीज है, धरातल पे आपकी जो अस्तित्व है वो अलग चीज है। यहां मात खा गए हो, जहां डिजिटली रूप से वो अपने आप को किंग मान रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहां पे वो जीरो बन के निकल पाए। तो इससे यह पता चला कि भैया प्रशांत किशोर जी, आपका जो काम था, आप लोगों के साथ रहते थे, अलग अलग राज्यों में सरकार बनाए, देश का सरकार में महत्वपूर्ण योगदान दिए, क्योंकि वहां आप उसके चुनावी कैंपेन करवाते थे, ऐड करवाते थे, यूट्यूब पे डालते थे, इधर डालते थे। वो आपका एक स्ट्रेटजी था, वो बिजनेस मॉडल था, उससे आप दूसरे को सफलता दिला रहे थे। लेकिन जब आपने उसको खुद अपने ऊपर लाया, पीआर पे लाया, तो वही चीज आपके लिए फेल हो गया, क्योंकि वहां तो दिखा आपका। दूसरा यह है कि आपने जिस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास किया वहां के लोकल लोगों को, बिहार वासियों को, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कई जगह ऐसा हुआ कि आपने लीडर को बाहर से पैरासूट से लाके दे दिया, जो कि पसंद नहीं आया, और आपके अपने ही कार्यकर्ता आपके खिलाफ हो गए। ये भी आपका रीजन रहा जिसके कारण आपका हार हुआ और आपको सोचने पे मजबूर हो गई। क्योंकि आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि जो चुनाव लड़ता है वो कितना रुपया देने के बाद पहुंचता है। आरजेडी में जो बहुत सारे ऐसे लोग जो टिकट लिए वो पैसे के बल पे लिए, लेकिन जब वो हार गए, अब उसकी मानसिक संतुलन भी खत्म होने वाली है और अब अपनी हार को कैसे अब झेल सकते। और ये आरजेडी के फैमिली में भी आपको देखा है कि टकराव शुरू हो गया। जो फैमिली खुद के बारे में इतना नहीं सोच पा रहा है, वो राज्य के बारे में कैसे सोचेगा? बड़ा भाई छोटे भाई के बीच में पहले से डिफरेंस हो के अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब दिखता है जनता को कि भैया जब तुम खुद में इतना कर रहे हो तो बिहार का विकास आप कैसे करोगे? और तेजस्वी, जिसके ऊपर आरोप लगाया कि अपनी सिस्टर से ऐसे बदतमीजी बात किया, चप्पल फेरा, उसे आप बिहार के मतलब कुर्सी पे बैठा सकते हो क्या? क्या वो आपको लग रहा है कि बिहार के कुर्सी पे बैठने के बाद वो सही फैसला करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसे अभी टाइम देना होगा, परिपक्व होना होगा, उसके बाद है। और जो जनता ने फैसला किया वो बेहतरीन फैसला किया है। अगर इस बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें बीजेपी अलायंस को मतलब क्लियर कट मेजोरिटी नहीं दिया, यानी कि बहुमत से दूर रहा। कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को पसंद नहीं आया होगा, कई सारे मुद्दे थे उनके पे हुआ, इसके कारण से फिर लगा। लेकिन फिर जो चुनावी के बाद जो बात होती है, जीतने के बाद चलिए सरकार तो ही की बनी, तो उस समय जो नरेंद्र मोदी का चेहरा लोगों ने देखा, फिर उसे पछतावा हुआ कि नहीं, ये गलत किया मैंने उनके साथ, मुझे क्लियर मेजोरिटी देना चाहिए, जो नहीं दिए। और उसकी पछतावा के कारण ही हर जगह ऐसा हुआ। आप देखो, उसके बाद हरियाणा में क्लीन स्वीप किया गया, अच्छा सीट लाया, महाराष्ट्र में जीत हासिल किया। अगर आप दिल्ली में देखो तो 27 साल बाद, कितने साल बाद फिर से उसकी सरकार बनी, जो आज तक नहीं बन पा रही थी। और फिर जब बिहार का बारी आया तो बिहार की भी जनता ने उठा लिया मोदी जी को अपने कंधों पर कि नहीं, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, आपको
पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाएंगे और ऐसी सरकार बना के दे दिए कि विपक्षी को ही खत्म कर दिए। यानी कि अब उसको आजादी दे दिया गया कि अब आप कीजिए, बिहार के विकास के लिए आपको जो करना है कीजिए, जितना विकास करना है कीजिए, हमारी जो पहचान है उसको आप आगे ले जाइए। आपने वादा भी किया है कि कुछ कुछ पहचान का, जैसे मखाना का, कुछ का, तो अब लोगों का उम्मीद है आपसे कि आप ये कर सकते हैं और बिहार उसका इंतजार करेगा कि उसका भी एक नाम सम्मान हो। कहते हैं ना बिहार को कि हम बिहारी हैं भैया, थोड़े संस्कारी है भैया, ये तो है, बिहार में संस्कार आपको मिलेगा क्योंकि हर बिहारी एक सामने वाले की मर्यादा का ख्याल रखता है और उसे उसी रिस्पेक्ट में बात करता है। अन्य किसी अर्ध जगह से देखे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन बिहार वासी है, उससे जब आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा नहीं आपको, क्योंकि दिखेगा कि वो जो बात कर रहा है, जो हमें दे रहा है, उसमें रिस्पेक्ट झलक रहा है। अब मैं आपसे बात करूं कि खेसारी लाल यादव की हार की क्या वजह है। भैया जब अगर चुनावी प्रचार के दौरान तो उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के बोला, किसी की कोई वैल्यू नहीं की, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, सबको पटांग कहना शुरू कर दिया कि अब हम ये हैं वो है। लेकिन आपने एक गलती किया, धर्म का मामला आपको नहीं उठाना चाहिए। भैया राम मंदिर हमारी आस्था का मंदिर है, वहां आप ये कह के कि यहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आस्था के साथ कोई नहीं, भैया मंदिर मंदिर है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। आप हॉस्पिटल जहां बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे देश में राज्य में हॉस्पिटल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे जो मंदिर है उसको हम खत्म कर दें। और वो भी राम मंदिर, जहां आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, जहां प्रभु श्री राम जी विराजमान है, वहीं आप चाहते हो कि वो जो अगर फैसला हुआ तो वो हॉस्पिटल बन जाए। लेकिन उससे पहले जब वो था मस्जिद के रूप में, तो तब तो आपकी कोई बयान नहीं, तो उस पर किसी का कोई कटाक्ष नहीं। बहुत सारे ऐसे भी जगह अभी भी है जहां हिंदू और मुस्लिम के बीच का वो फाइट है, मंदिर का केंद्र है, तो वहां तो आप नहीं करो। लेकिन यहां जब फैसला हिंदू के पक्ष में आया तो मंदिर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। ये कहां का फैसला है भैया? और स्वयं आप दूध से नहा रहे हो, उसी दूध को किसी गरीब के लिए दान करवा देते तो ये बहुत ही सम्मानजनक फैसला होता। लेकिन आपने वो ना करके खुद तो आप शिव जी का मतलब अवतार मानने लगे कि मैं दूध से नहा लो, और राम जी पे आप प्रश्न उठा दिए। तो धर्म का मामला राजनीति में सबसे बड़ी होती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमें भी विश्वास रहता है कि जब आप धर्म पे उठाओगे बात किसी भी प्रकार का, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी हो, मैं ये नहीं करूं कि एज अ हिंदू ही अगर मुस्लिम धर्म के बारे में बताओ तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या मुस्लिम की कोई भी मस्जिद आप कहोगे कि हटाओ इसको और हॉस्पिटल बना दो, तो वो बर्दाश्त करेगा? ऐसा ओवैसी या कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट कभी बोला है? नहीं बोला है ना। फिर आप क्यों ऐसा कदम किए? तो यही वजह रहा कि आपकी हार का, जो अगर धर्म का सम्मान नहीं कर सकता है, समस्या को कैसे फिर देख सकता है, क्योंकि उसकी नजरिया बदल जाएगी। ठीक है, इस चुनाव से आप अपने समीकरण कीजिए, ठीक कीजिए, हो सकता है अगली बार आप फिर बेहतर तरीके से बन के आए। मैथिली ठाकुर जो दरभंगा से विजय हुई है, आप देखिए उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। एक छोटी सी बच्ची, अभी उसकी अनुभव उतनी नहीं है, ठीक है, वो चुनाव लड़ी, जीती, उसका पहला कार्यक्रम है और वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। जब कोई चीज आपको अचानक से मिल जाए ना, तो फिर आप प्रिपरेशन करके नहीं रहते हो, तो फिर आपकी बातों में, आपकी सोच में, आपकी मतलब देखने की नजरिया में बदलाव होता है। और जब उससे पूछा गया कि ब्लूप्रिंट, तो वो कुछ मतलब सही ढंग से उसको समझ नहीं पाए। उसे यूं लगा कि कुछ शादी या मेरे निजी मामला के बारे में बातचीत हो रहा है, तो वो कहा कि ठीक है ऐसा है, वो फिर बाद में समझी होगी। लेकिन उसके बारे में कितने सारे उस पर कमेंट किया गया। जो उसके कंटेस्टेंट्स थे वो कहा है कि वो मतलब जो इतना नहीं समझ पा रही है, वो क्या विकास क्या करेगी, डेवलपमेंट क्या करेगी, जो उससे निजी मामला। भैया आप तो पहले थे, आपने क्या किया? आप तो इतने बड़े प्रचंड थे, बहुत अनुभवी थे, लेकिन जब आपने सरकार बना होगा, जब आप विधायक बने हो, तो आप भी तो कुछ नहीं किए। तो फिर आपको क्या हक है उस बच्चे पे, उस व्यक्ति पे उंगली उठाने का? अभी तो वो शुरुआत कर रही है, अभी 5 साल उसको अनुभव लगेगा। और अब जब जीत गई है वो, तो बहुत सारी वो तैयारी करेगी, प्रिपरेशन करेगी, समझेगी, वहां के लोगों से मिलेगी, उसके अपने जो कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे, उससे समझेंगे कि क्या क्या समस्या है बताओ। फिर उसके ऊपर जब वो विधानसभा में जाएगी, फिर वो अपना प्रश्न उठाएगी, फिर वहां से उस समस्या का निराकरण करेगी और करेगी, क्योंकि वो एक युवा है, उसका एक विजन होगा। फिर जैसे आगे बढ़ेगी, इस टर्न के बाद जो दूसरा टर्न आएगा ना, वो डेवलपमेंट ऐसा करके देगी जैसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब युवा के हाथ में आप पावर दोगे ना, तो वो बेहतर व्यक्ति बन सकता है और उस समाज, उस मतलब परिवेश को सुधार सकता है, क्योंकि वो समझता है, उसकी विजन जो होगी ना वो अलग लेवल की होगी, बस उसे समझने के दे दे। तो जब आप युवा को इग्नोर करोगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे जहां जहां भी युवा कंटेस्टेंट है, उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको बताइए, उसको दिखाइए कि रास्ता क्या है, फिर देखिए वो कैसे निर्णय लेता है।
और अब मैं बात करूंगा कि बिहार में अब चाहिए क्या। अब जो बीजेपी और जदयू की सरकार बन गई है, नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम बने हैं, तो अब बिहार में कुछ यही चाहिए कि बिहार में विकास तो काफी हुआ है भैया, रोड बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बिजली की बहुत अच्छी सुधार हो गई, लोगों की समस्या ठीक ठाक है। तो अब बिहार में जो दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान देना है अब है वो एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अभी भी बहुत ही लचीला है, उसमें कोई मतलब आगे नहीं जा सका है। तो इस पे काम करना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलपमेंट करें, एजुकेशन कैसे वो बेस्ट बन सके, जो हमारा पुराना हब सब था वो सब कैसे वापस आ सके। क्योंकि अब आपके पास काम करने के लिए कुछ ज्यादा सेक्टर नहीं है, आप रोजगार एजुकेशन पे ही काम करो तो काफी बेहतर है, क्योंकि हेल्थ भी ठीक ठाक है, हेल्थ में थोड़ी बहुत आपको काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत है कि रोजगार का, कि जो बिहार के लोग हैं वो बिहार से बाहर ना जाकर उसको बिहार में ही रोजगार मिले। और इसके लिए करना क्या होगा, जो बाहर की जो भी कंपनियां बाहर में है उसको आप इन्वाइट कीजिए, इन्वेस्टर को इन्वाइट कीजिए कि भैया आप बिहार में निवेश करो, बिहार में फैक्ट्री लगाओ, बिहार में अपनी ऑफिसें डालो, और वहां जब आएगा तो ये लोग फिर वही रोजगार होगा। और बिहार वासियों, आपको भी चाहिए ये कि जिस कंपनी में आप काम करते हो ना, जहां जनसंख्या उससे रिक्वेस्ट करो कि भैया बिहार में करो ना, मैं थोड़ा सा कम पैसा पे आपसे काम करूंगा, यहाँ जो चार्ज लेता हूँ उतना नहीं लूंगा, क्योंकि वो आपके गांव में होंगे, आपके घर में होंगे। फिर जब आप ये आइडिया दोगे ना, फिर एक लोग सोचेंगे और फिर वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। तो बस सबसे बड़ी यही बात करनी है कि जो बिजनेस हब कैसे बिहार को बनाया जाए, कैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां डेवलपमेंट किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस है। और इसके लिए क्या करना होता है कि एक जोन को पहचानना होता है, उस जोन को आप पहचानिए, उस जगह को एक्वायर कीजिए और फिर उसे बिजनेस पट्टे पर आप देना शुरू कर दीजिए। जैसे कि यूपी सब में आप देखो सर, टोरिनका सिटी है, उधर अगर आप नोएडा में देखो सर तो कासना जैसा शहर है जिसमें सिर्फ बिजनेस के लिए बनाया गया है। तो उसी प्रकार से आप अगर बिहार में ऐसे कॉरिडोर को पहचानते हो जो बिजनेस हब है और वहां आप डेवलपमेंट करते हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आराम से वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगी और फिर उस मॉडल पे वो काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर जाके बिहार का विकास होगा। इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा और इस चीज पे जब आप विचार करोगे तो जरूर बिहार डेवलप में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बिहार का भी नाम देश के अग्रणी राज्यों में जरूर आ जाएगा, क्योंकि 20 साल तक आपको शासन करने दिया है और अब 5 साल भी आपको दिया है। क्योंकि हमने पिछले 20 साल का भी रिकॉर्ड देखा था जो लालू यादव का था, उन्होंने भी अच्छा काम किया, जो वहां था उससे डेवलपमेंट किया। कई सारे जंगल राज के बारे में कहते हैं, लेकिन ठीक है, जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने भी किया। लेकिन आपकी जब 20 साल तक का टर्म रहा, आपने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ये जो 5 साल है ना, ये टर्म इतना बेस्ट तरीका है आपको करने के लिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता। इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो अन्य किसी सालों में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो बिहार को अगर चमकाना है तो इससे बड़ा मौका कुछ नहीं मिलेगा। वहां कॉरिडोर बनाइए, बिजनेस कॉरिडोर बनाइए, अलग अलग मतलब बिजनेस वाले मैन को इन्वाइट कीजिए जो फैक्ट्री लगाए, ऑफिस लगाए, और तब जाके डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, बिहार के जो युवा हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। ये जो इधर उधर की बातें पे ध्यान देते हैं वो सब मत करें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी बिजनेस पे ध्यान दें, मतलब इनकम का सोर्स पे डेवलपमेंट करें कि कैसे कर सकते हैं डेवलपमेंट। क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो ही आपका विकास होगा, आपका विकास होगा तो आपके परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो आपके गांव का विकास होगा, और जब गांव विकास करेगा तो वो जिला विकास करेगा, और जब जिला विकास करेगा तो वह राज्य विकास करेगा। तो एक डेवलपमेंट का जो सीढ़ी है ना, वो पहले आप है, आपसे शुरू होते हुए वो राज्य तक पहुंचता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्यवासी काफी बढ़िया काम करेंगे, बिहार में विकास भी होगा, और जिस प्रकार से आपने यह फैसला लिया है कि क्लियर कट मेजोरिटी देने का, उसे बीजेपी और जदयू भी समझेंगे और डेवलपमेंट का वो परचम लहराएंगे जो आज तक किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है।